वाला है उसका भी हम सॉल्यूशन निकालें। हमारी कोशिश है आज पूरे देश में एक साथ 50 से ज्यादा शहरों में मेट्रो की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा आर्थिक बोझ उठाने का हमने फैसला किया है। लेकिन अगर हम टुकड़ों में करते, बातों को टाल देते, तो एक तो प्रोजेक्ट महंगे हो जाते, उस शहर की समस्या बढ़ती जाती, और पैसे लगाने के बाद भी वो आवश्यकता की पूर्ति करे उस स्थिति में नहीं होते। और इसलिए हमारा दूसरा प्रयास है कि जो भी काम हाथ में ले उसको समय सीमा में पूरा करे। हो सके तो 25-30 साल के बाद की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके प्लानिंग करने का प्रयास करें। आज वो शायद इकोनॉमिकली वायबल हो या ना हो, लेकिन एक बार अगर बात चल पड़ी तो इकोनॉमिकली वायबल होना भी 2-4 साल में हम अनुभव करने लग जाएंगे। हम क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं। आज पूरे देश में 2.5 लाख पंचायत, उनको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। ये डिजिटल इंडिया ये सिर्फ शहरों के लिए नहीं है, संपूर्ण हिंदुस्तान को जब तक हम आधुनिक व्यवस्था और विज्ञान के साथ नहीं जोड़ेंगे तो हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। एक जमाना था जब इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा आती थी तो रोड, रेल, ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट। अब वक्त बदल चुका है। लोगों को हाईवे भी चाहिए, हाईवे भी चाहिए, हाईवे इंफॉर्मेशन नहीं, हाईवे भी चाहिए, हाईवे भी चाहिए। अगर हाईवे चाहिए तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हमें पूरे देश में करना। पहले पानी का नल लग रहा है, पानी का पाइपलाइन लग जाए तो लोग खुश हो जाते थे। आज लोगों का कहना है कि साहब हमारे यहाँ गैस की पाइपलाइन भी लगनी चाहिए। वक्त बदल चुका है, तो बदले हुए वक्त में हमने विकास की अवधारणाओं को भी आधुनिक करना होगा, और तब जाकर के सामान्य मानवी को आने वाले दिनों में क्या जरूरत रहने वाली है इसको हम परिपूर्ण कर सकते हैं। वर्तमान में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे को रेल और रेल से भी आगे बढ़ा करके वाटर ग्रिड, डिजिटल नेटवर्क, गैस ग्रिड, स्पेस के साथ सीधी टेक्नोलॉजी का संपर्क। अगर हमारा किसान इंश्योरेंस निकालता है तो उसकी फसल कितनी थी, फसल को कितना नुकसान हुआ, वो स्पेस टेक्नोलॉजी से पता चलना चाहिए और किसान को उसका हक का पैसा मिलना चाहिए। इस प्रकार का नेटवर्क ये समय की मांग है, और उस रूप में भारत आधुनिक भारत बने, व्यवस्था और सुविधाओं से सबर हो, उस सपने को लेकर के हम चल रहे हैं। पुणे में मेट्रो का ये प्रकल्प, यहाँ के लोगों की नाराजगी बहुत स्वाभाविक है। अगर यही काम बहुत पहले हुआ होता, कम खर्चे में हुआ होता, इतने साल तक जो परेशानी हुई वो न होती। कई लोगों ने मुसीबत के काम गाड़ियां खरीदी, वो गाड़ियां नहीं खरीदते, वो मान लेते जब मेट्रो आ गया गाड़ी खर्चा क्यों करूं, पार्किंग के लिए जगह नहीं है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और मेरे पुणे के भाई बहनों, पहले की सरकारें
बहुत अच्छे अच्छे काम मेरे लिए बाकी रखे गई है। और इसलिए ये अच्छे काम करने का मुझे अवसर मिल रहा है। मुझे आज पुणे में इस कार्य हेतु आपके बीच आने का सौभाग्य मिला। मुझे मालूम नहीं है जगताप जी कितने खुश हैं, क्योंकि पॉलिटिकल कारणों से कभी खुशी हो तो भी जाहिर करना जरा मुश्किल हो जाता है। अभी वेंकटा जी बता रहे थे कि पुणे को 28 करोड़ हो गए, 160 करोड़ मिल गए। अब चुनाव आने वाले हो, म्युनिसिपालिटी के पास 160 करोड़ रुपए आ जाए, क्या कुछ नहीं कर सकते? लेकिन ये सब हुआ इसलिए कि 8 नवंबर को रात को 8 बजे जो मैंने घोषणा की, इसके कारण हुआ है। और ये सिर्फ पुणे में नहीं, हिंदुस्तान की हर सरकारों के पास अकेले अर्बन बॉडीज में 200 से 300% इनकम बढ़ी है। क्योंकि हर किसी को लगा मोदी ले जाएगा, उसके बजाय अच्छा है यहां डाल दो। ये भी अच्छा हुआ, वरना कभी अर्बन बॉडीज में टैक्स 50%, 60%, 70% से आगे बढ़ नहीं पाता। और देने वाले कौन थे? सामान्य व्यक्ति तो दे देता था, और नहीं देने वाले कौन होते थे? जो कभी कभी हमारे अगल बगल में दिखाई देते हैं, वो भी नहीं होते। अब क्योंकि जिनकी ज्यादा पहुंच होती है, वो कानून नियम तोड़ने का आदी हो जाता है। लेकिन इन सबको लाइन में लगा दिया है। देश में हर कोई समान होता है जी। हर किसी को कानून का पालन करना चाहिए, हर किसी ने नियमों का पालन करना चाहिए। और मैं बताऊं देशवासी, हमारे देश में सरकारें कैसे चली है, ये मैं किसी को बुराई करने के लिए नहीं कह रहा हूं। दिल में दर्द होता है, पीड़ा होती है। क्या करके रख दिया हमारे देश को। आप हैरान होंगे, भारत की संसद ने 1988 में बेनामी संपत्ति का कानून पास किया। संसद में बहस हुई, पक्ष विपक्ष चर्चा हुई, कानून पास हुआ, अखबारों में हेडलाइन छप गई, जिनको जय जयकार होना था जय जयकार हो गया, मालाएं पहन ली कि वाह ईमानदारी का काम किया। लेकिन संसद से वो जो कागज निकला, वो फाइल के ढेर में खो गया, मेरे आने के बाद निकला। उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, कानून लागू नहीं किया गया। अगर 1988 में उस समय जो संसद में बैठे थे, जिन्होंने इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया, अगर उस सरकार ने लागू किया होता, तो आज बेनामी संपत्ति के नाम पे जो देश में पाप बढ़ा है, वो बढ़ता क्या? देश बचता कि नहीं बचता? ऐसा ऐसा पाप करके गए हैं। अब आप मुझे बताइए, मैं भी ऐसे ही चलने दूं कि ठीक करूं? जरा जोर से बताओ, ठीक करो? तो जैसे अभी देवेंद्र जी ने आपसे लाइट करवाई थी, फिर से एक बार लाइट करके बताइए। ठीक कर रहे थे, नहीं कर रहे थे?
देश को तबाह होने की जो बातें चल रही उसको रोकनी चाहिए कि नहीं रोकनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, अगर समय पर देश में बीमारियों का उपचार किया होता तो आज मुझे ऐसे कठोर कदम नहीं उठाने पड़ते। आज से 40 साल पहले जो काम करने चाहिए थे वो काम किए होते तो आज मेरे देश के 125 करोड़ ईमानदार लोगों को कतार में खड़ा नहीं रहना पड़ता। देशवासियों को जो कतार में खड़े रह करके कठिनाइयां झेलनी पड़ी है, जितनी पीड़ा देशवासियों को है उतनी ही पीड़ा मुझे भी है। लेकिन ये निर्णय देश के लिए करना पड़ रहा है। जिन लोगों ने निर्णय नहीं किया उन्होंने देश का भारी नुकसान किया। मैंने देश को बचाने का वादा आपको किया था और इसलिए मैं आपके आशीर्वाद से आज एक कठोर कदम उठा रहा हूं। भाइयों बहनों, मैं पुणे से विशेष अपेक्षा करता हूं। ये देश की औद्योगिक विरासत वाली नगरी है। ये शिक्षा का भी धाम है और बहुत जमाने से अगर काशी में विद्वान होते थे तो पुणे भी विद्वत्ता के लिए जाना जाता था। आईटी प्रोफेशन पुणे के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। क्या ये पुणे नगरी ऑनलाइन पेमेंट की दिशा में और तेज गति से क्या हमारा मोबाइल फोन बैंक बन सकता है? नहीं बन सकता। ये बैंक हमारी हथेली में हो सकती है, नहीं हो सकती। जब चाहे जी चाहे अपना कारोबार चला सकते हैं, नहीं चला सकते। क्या बैंक के कतार में खड़ा रखने की जरूरत है? क्या एटीएम के बाहर खड़े रहने की जरूरत है? सारी व्यवस्था उपलब्ध है कि नहीं है? क्या पुणे वासी मेरी मदद कर सकते हैं, नहीं कर सकते? करोगे? पक्का करोगे? हम तय करें कि हम ई वॉलेट के द्वारा या डेबिट कार्ड के द्वारा, अब तो आधार एनेबल सर्विसेज भी अवेलेबल है। सिर्फ आपका बैंक अकाउंट हो, आधार नंबर हो, आप अंगूठा लगाइए, आपका पेमेंट हो जाता है। इतनी व्यवस्था हो गई है। और ये बात मान के चलिए, यहाँ शरद राम बैठे हैं, किसान नेता है। मुझे बताइए, गन्ने की पैदावार ज्यादा हो तो गन्ने का दाम कम हो जाता है कि नहीं हो जाता? बताइए ना। प्याज की पैदावार ज्यादा हो तो प्याज का दाम कम होता है कि नहीं होता है? आलू की पैदावार ज्यादा हो तो आलू का दाम कम होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही नोट ज्यादा पैदा होती है तो नोट का दाम भी कम हो जाता है। कि जितनी ज्यादा नोटें छापी, नोट की कीमत खत्म हो गई। आप 8 नवंबर के पहले 100 रुपये को कोई पूछता था? उसकी तरफ कोई देखता था? घर में भी बच्चा 1000, 500, 100 रखा तो 1000 की तरफ जाता था, 100 की तरफ नहीं मुड़ता था। कोई कीमत ही नहीं बची थी। 8 तारीख के बाद 100 रुपये की शान बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? छोटी करेंसी की ताकत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? देशवासियों, 8 नवंबर के बाद हिंदुस्तान में भी बड़ों की नहीं, छोटों की ताकत बढ़ गई है। दोस्तों, छोटों की ताकत बढ़ गई और ये मेरी लड़ाई छोटों की ताकत बढ़ाने के लिए है, गरीबों को सामर्थ्य देने के लिए है। लेकिन आपने देखा हो, कुछ लोगों को लगा कि सब सरकारें तो ऐसी होती है, पहले थी वैसी ये होगी।
ठीक है, मोदी 2-4 दिन बोल देंगे, फिर क्या होगा? फिर तो हम ही हम हैं, सालों से करते आए, कर लेंगे। इसी मिजाज में उनको लगा बैंक में डाल दो, सब काला सफेद हो जाएगा। नोट तो काले की सफेद नहीं हुई, चेहरा काला हो गया, चेहरा। कुछ बैंक वालों को पटा करके और हिस्सेदारी करके खेल खेलने गए, अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आज टेक्नोलॉजी इतनी उत्तम है कि वो घर से निकला है ना, वहां तक पूंछ पहुंचने वाली है। महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद भी ये हर एक को पीछा किया जाएगा। बताओ भाई, पहले तो नहीं था, कहां से आया? बताना पड़ेगा। जिन्होंने सोचा है कि अब बैंक में गए तो काला सफेद हो गया, उनसे मैं कहता हूं, समझ जाइए, अभी भी मौका है। कानून का पालन कीजिए, गरीबों के हक का जो है वो लौटा दीजिए।